हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना डेली प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो देखिए, कल हमने आपको एसएसटी का जो प्रैक्टिस सेट था 60 क्वेश्चन का हमने महामैराथन चलाया था। तो आज आपका जो चलेगा ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट चलेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम देखेंगे। तो आप सभी अपने क्वेश्चन का आंसर जो है अपना एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। 1 से 30 तक नंबरिंग किया करिए, ठीक है। और जो पुराने बच्चे उन्हें पता है और जो नए बच्चे उन्हें हम बता दे रहे हैं। तो उसके बाद आप अपना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, अपना उत्तर खुद दिया करिए। और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ तो आप मिलान किया करिए, सही होता है सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाकी लास्ट में काउंट किया करिए कि आपने 30 नंबर में से कितना गेन किया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। और बाकी जो नए बच्चे हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आप तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन एक है कि परवरिश की शैलियाँ, ऑप्शन 2 है कि आनुवंशिक ढांचा संरचना, ऑप्शन 3 है कि विद्यालय अनुभव, ऑप्शन 4 है कि व्यक्तिगत रुचि। अब आइए ऑप्शन ए में देखते हैं 2 3, ऑप्शन बी में देखते हैं 1 2, ऑप्शन सी में है कि 1 3 4, ऑप्शन डी में है कि 1 2 3 4। अब आइए क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए, जब बच्चे की परवरिश की जाती है तो भी उसकी वृद्धि और विकास में क्या होता है, प्रभावित होता है, जरूर होता है। जैसे आप अपने बच्चे की जब परवरिश करते हैं तो उसकी वृद्धि और विकास में आप जिस तरीके से परवरिश करेंगे आपका बच्चा उस तरीके से क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी, उस तरीके से उसका विकास होगा। तो ये भी होगा, हमारा प्रभावित करेगा। दूसरा है आनुवंशिक ढांचा। देखिए, माता पिता जिस तरीके के होंगे, अगर माता पिता दिमाग के तेज है तो बच्चा भी दिमाग का तेज होता है, तो आनुवंशिक ढांचा भी प्रभावित करता है। विद्यालय अनुभव, जैसे कि बच्चे को हम जिस तरीके के विद्यालय में भेजेंगे बच्चा उस तरीके से सीखेगा, तो उस तरीके से उसका जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो होगा, ठीक है। व्यक्तिगत रुचि, बच्चे का जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है जिस तरीके का हो उस तरीके से बच्चा क्या करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, ऑप्शन ए है कि सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, ऑप्शन बी है कि एक आयामी और रैखिक होता है, ऑप्शन सी है कि वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, ऑप्शन डी है कि अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन मतलब जो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, जो उनका जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो परिवर्तन होता है, तो क्या सभी संस्कृति में सार्वभौमिक समान गति से होगा? बिल्कुल नहीं। जरूरी थोड़ी है कि सभी के साथ समान गति से हो इसका विकास, ठीक है। एक आयामी रैखिक है? बिल्कुल नहीं। रैखिक का मतलब ये सीधा सीधा विकास तो हमारा होगा, लाइनर तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या है, अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। पैर की उंगली से सिर तक, ऐसे यहाँ पैर की उंगली है, यहाँ तक नहीं बढ़ता है ये सिर से, बल्कि ऐसे ऐसे धड़ तक बढ़ता है, नीचे बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी बच्चा वो हमारा सही होगा कि वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। आप सभी को पता है कि जो हमारा विकासात्मक परिवर्तन होता है, मतलब जो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इंटरेक्शन बिटवीन क्या करता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अभिकथन और कारक है, तर्क है, ठीक है। अभिकथन हम देख लेते हैं और तर्क में क्या होता है आपका कि देखिए, तर्क में जैसे ना यहाँ पर देख लीजिए, अभिकथन ए है और तर्क है। यहाँ पर कब, क्यों, कैसे लगाकर अगर हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क करते हैं, अगर इसका हमें उत्तर यहाँ मिल जाता है तब तो ये भी हमारा सही है, अगर नहीं मिलता है तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तब ये मतलब गलत नहीं होगा, इस तरीके से सही भी हो सकता है। लेकिन जो इसका कहते हैं ना कि जो हमारा तर्क है वो अभिकथन का क्या कर रहा है कि सही व्याख्या कर रहा है। जब यहाँ क्वेश्चन आप करिए, क्वेश्चन का उत्तर सही मिल जाए तब ये मान लीजिए इसका व्याख्या कर रहा है, नहीं तो व्याख्या नहीं करता है। अब आइए अभिकथन देखते क्या है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरण से गुजरते हैं। तो आप, जैसे हम बताएं आपको कि आप हैं, ये आपके दोस्त हैं,
अब क्या आप दोनों में अगर विकास हो रहा है तो क्या एक ही तरीके से होगा, एक ही चरण में होगा, मतलब एक ही साथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो विकास होगा वो अलग अलग हो सकता है। आप छोटे हो सकते हैं, आपके दोस्त लंबे हो सकते हैं, आप पतले हो सकते हैं, आपके दोस्त मोटे हो सकते हैं। तो दोनों के जो विकास होंगे वो अलग अलग होंगे। तो हमारा अभिकथन एक है, ये गलत हो गया। बाकी क्या है, तर्क में क्या करा कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो क्या आप सभी को पता है कि जो चाइल्डहुड होता है वो यूनिवर्सल होता है? बिल्कुल नहीं। जो हमारा चाइल्डहुड होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ए और आर दोनों क्या है, फाल्स है। अब आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं कौन सा होगा हमारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर फाल्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वो एक ही विकास के तरीके से गुजरता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृति में बच्चे एक ही उम्र एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चे भिन्न तरीके से अलग अलग उम्र के विकास में चरणों से गुजरते हैं। हमने अभी आपको बताया कि अलग अलग तरीके से गुजरते हैं। अगर उम्र में भी हम देख लें तो वो अलग अलग तरीके से देख लें, या व्यक्तित्व में भी देख लें तो अलग अलग तरीके से गुजरते हैं। और तर्क में क्या करा है कि बचपन सार्वभौमिक और आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। ये याद रखिएगा, अगर आयामी दे तो उसको गलत करिएगा, बहुआयामी दे तो उसको सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम अपने। देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि सोशलाइजेशन हैपेंस ओनली एट स्कूल वंस द चिल्ड्रेन बिगिन टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है अभिकथन में कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं में ही होता है। में ही क्या हमने आपको बताया हमेशा कि निगेटिव है, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब इसका रीजन देखते हैं, में ही होता है क्यों? क्योंकि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। एकमात्र भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। एकमात्र भी हमारा क्या है, निगेटिव है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तर्क ए और दोनों भी क्या है, गलत है। तो आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर फाल्स। ठीक है, दोनों क्या है, गलत है। जहां पर में ही एकमात्र इस तरीके से आ जाए वो आपका निगेटिव। जैसे हम निगेटिव पार्ट आपको बताते चलते हैं, आप नोट डाउन किया करिए। ठीक है, इसीलिए हम आपको कहते हैं नोट डाउन करने के लिए। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? अब सीमा के अंदर क्या है, डर पैदा हो गया है। क्योंकि देखिए सीमा क्या होगी, कभी इसके पहले मतलब इसके पूर्व वो मार खाई होगी ऐसा काम करने से, चोरी करने से, तभी वो अगेंस्ट मतलब आगे उसको डर लग रहा है। तो ऑप्शन ए है कि उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी है कि पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी है अमूर्त स्तर, ऑप्शन डी है कि पारंपरिक स्तर। जैसे अब आप इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे कि बच्चा इस चीज से डर रहा है या बच्चा ये चीज करने से डर रहा है, तो सॉरी, तो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा के किस स्तर पे है? तो वो प्री कन्वेंशनल स्टेज पर होगा, आपका पूर्व पारंपरिक स्तर पर होगा। अब इससे आप एक इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं कि बच्चा क्या है, पूर्व में ये चीजें किया होगा और उसकी पिटाई हुई होगी, तब ये अगेंस्ट करने के लिए ये डर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है पुनर्बलन, ऑप्शन सी है पूर्वाभ्यास, ऑप्शन डी है कलन विधि। तो देखिए जब जीन पियाजे के अनुसार हम संज्ञानात्मक विकास में जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, एडेप्टेशन के द्वारा क्या होता है, इस प्रक्रिया को सुगम होता है। ठीक है, तो जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो एडेप्टेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, सुगम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही कर लीजिएगा। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। ये याद रखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार क्या होगा हमारा, एडेप्टेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। चलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे क्योंकि इसका जो ऑप्शन है बहुत बड़ा है। देखिए पूछा गया कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। ऑप्शन ए में कहा गया संवेदी चालक अवस्था, तो यहाँ पर क्या है, नाटकीय खेल में संलयन। ऑप्शन बी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें आपको कहा गया वस्तु अस्थायित्व का प्रारंभ हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन सी में दिया गया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें आपसे कहा गया है कि क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। ऑप्शन डी में कहा गया आपसे कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा वो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
इसका आप सभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देखिए, जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो हमारी कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। तो इसमें होता क्या है, इंद्रियां शिक्षक है इसमें, ठीक है। परिवर्तन क्या क्या होता है ये देख लीजिएगा, और अवस्थाएं हम देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, प्रतिवर्त क्रिया होती है, अंतरंग व्यवहार होता है इनमें। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अब जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है वो 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, भाषा विकास होता है, अपरिवर्तनीयता होती है, अहम केंद्रितवाद होता है, जीववाद होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष तक होता है तो जीववाद होता है, अहम केंद्रवाद होता है, अपरिवर्तनीयता होता है और भाषा विकास होता है। ऑप्शन 3 पर चलते हैं हम, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये कब से कब तक होता है आपका? 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसको याद रखिएगा अवस्थाएं। यहाँ से आपके कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक है। बस इतने से जितना हम बता रहे हैं। तो देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक होता है। अब इसमें परिवर्तन क्या होता है आपका, कि यहाँ बच्चा क्या करता है, तर्क करना शुरू कर देता है, प्रतिवर्ती होता है, वर्गीकरण करना आरंभ कर देता है और संरक्षण करता है। अब चौथी अवस्था में हम जैसे ही पहुँचते हैं, चौथी अवस्था हमारी अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, और यहाँ ये चलता कब तक है आपका? 11 वर्ष से किशोरावस्था तक, ठीक है। अब इसमें बच्चा क्या होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है, चिंतन करने लगता है, अपसारी अभिसारी चिंतन करता है और सृजनात्मक चिंतन करता है। तो ये हो गई आपकी अवस्थाएं। इसमें बच्चा किस तरीके का परिवर्तन होता है बच्चे में, ये हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हम सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया आपको, कि लेवगस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? देखिए बच्चा, अगर देखिए लेवगस्की के अनुसार पूछ रहा है, अभी पियाजे के अनुसार पूछ रहा था, अब किसके अनुसार पूछ रहा है? वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है डायलॉग, ऑप्शन बी है लेक्चर, ऑप्शन सी है पनिशमेंट, ऑप्शन डी है कि रिवार्ड्स। तो देखिए, लेवगस्की के अनुसार जो बच्चे के सीखने में सक्षम बनाने के लिए जो कारक है, तो क्या आप व्याख्या करेंगे तो बच्चा सीखेगा? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार देंगे तो सीखेगा नहीं, बच्चे को सजा देंगे तो नहीं। लेकिन बच्चे अगर वहाँ पर संवाद आप करेंगे या डायलॉग बोलेंगे तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए आप सभी। क्या है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? कौन सी क्रिया? अंतःक्रिया, ठीक है। तो अब मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, बी है लेवागस्की, सी है आपके बीएफ स्किनर, डी है आपके नॉम चॉम्स्की, ठीक है। अंतःक्रिया बच्चे की भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाषिक विकास में महत्वपूर्ण है, तो ये किन्होंने कहा है? उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो देखिए, अंतःक्रिया में जब आ जाएगा तो यहाँ पर लेवागस्की जी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि लेवागस्की। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएं, ठीक है। देखिए, लेवागस्की ने प्रतिपादित किया क्या? अंतःक्रिया कि बच्चे भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। किसने प्रतिपादित किया? लेवागस्की ने किया। अब अब यहाँ पर देखिएगा आप सभी कि वाइगोस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच की एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। वाइगोस्की क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो हमारा है वो सांस्कृतिकों से क्या होता है, संस्कृतियों से क्या होता है, भिन्न होता है। ये संज्ञानात्मक विकास को किससे भिन्न मानते हैं? संस्कृतियों से भिन्न मानते हैं। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ क्या होता है, अपने मन में विचार का पुनर्निर्माण करना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना था, ठीक है। अब भाषा का जो उपयोग है शिक्षार्थी द्वारा विचार को क्या करना, व्यवस्थित करने और सीखने के क्या है, आगे देख लेते हैं। सीखने के साथ साथ संवाद करने और अनुभव को साझा करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, वाइगोस्की के अनुसार होता क्या है कि वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं, बच्चे वयस्क और साथियों के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया से सीखते हैं। अब जहाँ अंतःक्रिया आ जाएगा समझ जाइए कि लेवागस्की जी आ गए हैं, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार ये कहा गया है कि बच्चे अपने वयस्क या बच्चे वयस्क को और साथियों के साथ जो भी सीखते हैं वो अंतःक्रिया से सीखते हैं। और लेवागस्की के अनुसार जो भाषा संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर हम। देखिए, एक क्वेश्चन से आपको हम 4 से 6 क्वेश्चन तक पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप आगे आने वाला जो भी आपका प्रैक्टिस सेट होगा उसमें अच्छी तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। ऑप्शन थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कि छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। ऑप्शन बी है लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता
ऑप्शन सी है कि विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने के अन्य लोग चूक सकते हैं। आइए ऑप्शन डी देखते हैं क्या है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना और विद्यालय के बीच संबंध बनाना। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछना कैसे आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता में क्या शामिल है। जो आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है तो उसमें क्या इंक्लूड है, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ आपसे मैथमेटिकल के बारे में पूछ रहा है, तो मैथमेटिकल में क्या आप हेर फेर करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या आप तालमेल या स्वर इस तरीके की चीजें करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आप यहाँ पर भी स्वर लय के बीच में अंतर करेंगे? मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप स्वर और ताल के बीच क्या करें, अंतर करें। बाकी ये होता है कि जो आपका पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर आप क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद पैटर्न को पहचानते हैं और विचारों के बीच क्या करते हैं, आप संबंध को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अभिकथन ए में दिया गया है कि किशोरों की जेंडर भूमिका व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। जैसे कि आप देखते हैं कि विज्ञापनों में कहीं भी अगर किसी भी क्रीम का या किसी भी ऐसी चीज़ों का क्या विज्ञापन दिखाया जाता है तो वहाँ पर सिर्फ लड़की को दिखाया जाता है, या किसी विज्ञापन में सिर्फ लड़के को दिखाया जाता है। तो ये क्या करती है कि जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं, जो रूढ़िवादिता होती हैं, उसके प्रति क्या होता है, ये बहुत प्रभाव डालती हैं। ठीक है, ये बात सही है। क्यों प्रभाव डालती हैं? क्योंकि अब यहाँ पर तर्क पे हम क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पहले हम मानते थे लेकिन अब मीडिया ही सबसे बेकार संस्था बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब जो सीटेट मानता है उसी को हम मानेंगे, क्योंकि मीडिया हमें जो दिखाता है उन्हीं चीज़ों पर भरोसा भी करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जो मीडिया हमारा वो समाजीकरण की एक शक्तिशाली और प्राथमिक संस्था है। तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन जो ए ये है वही सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों सही है और जो हमारा आर है वो एक्सप्लेनेशन भी ए का बहुत सही कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, ऑप्शन ए है कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, ऑप्शन बी है विभेदित निर्देश लागू करें, ऑप्शन सी है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, ऑप्शन डी है कि बहिष्कार प्रथाओं का अभ्यास करें। तो आप सभी बताइएगा कि यहाँ पर होगा क्या। देखिए, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक, अगर आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, अब बच्चा का जो बैकग्राउंड है यहाँ पर देखिए होता क्या है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे को सीखने की सुविधा के लिए आप शिक्षक है तो आप क्या करेंगे? क्या आप गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करेंगे? क्या आप निर्देश लागू करेंगे? क्या मूल्यांकन का पालन करेंगे? क्या बहिष्कार प्रथाओं का अभ्यास करेंगे? तो आप सभी बताइएगा क्या होगा उत्तर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि विभेदित निर्देश लागू करेंगे। ठीक है, आप लागू कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, ऑप्शन ए है कि व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, ऑप्शन बी है कि सक्रिय और सामाजिक है, ऑप्शन सी है कि परीक्षा उन्मुख है, ऑप्शन डी है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो देखिए, जो आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम रहता है, अगर उसमें आप लर्निंग कर रहे हैं तो जो हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है क्या वो निष्क्रिय होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो परीक्षा उन्मुख होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा? नहीं। क्या वो टेक्स्ट बुक आपका सेंटर्ड होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये जो होगा ये एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सक्रिय और क्या होगा आपका सामाजिक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। देखिए, अभिकथन कहा गया है कि शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि जो शिक्षक है, अगर आप एक शिक्षक है तो बच्चे के अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम मानकीकृत हमारा क्या आता है, निगेटिव में आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अभिकथन गलत हो गया। अब यहाँ कब, क्यों, कैसे लगाकर हम कारक देखेंगे, तर्क देखेंगे। तर्क में क्या है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समावेशी शिक्षा होता क्या है आप सभी को बता देना चाहते हैं। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है, बच्चा किसी भी तरीके का हो, वो सारे बच्चे एक साथ पढ़ के क्या करें, एक साथ बैठ के शिक्षा ले सकें या एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सके। जैसे बच्चा, अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है,
कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसे हम एक अलग स्कूल में रखेंगे, उसे सभी सारे समान बच्चों के साथ ही बैठाकर हम पढ़ाएंगे, तो उसी को हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। और जिस कक्षा में हम पढ़ाएंगे उसे हम समावेशी कक्षा कहेंगे, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आर भी तर्क भी हमारा गलत होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो आइए ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें दिया गया कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए आप सभी। देखिए आप सभी के जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े हैं, पूरा स्क्रीन पर आ नहीं रहा है। यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम ऑप्शन दिखाएंगे। यहाँ से एक से अधिक जो ऑप्शन है वो सही होंगे, जैसे कि 1 2 सही है या 2 3 सही है, 3 4 सही है, इस तरीके से। तो चलिए आप सभी देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सही है। ठीक है, ये पूछना चाहता है कि कौन सा सही है। अगर विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है और वो क्या कर रहा है, समावेशी कक्षा में क्या कर रहा है, प्रवेश ले रहा है। तो अब आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, एक है कि विशिष्ट बच्चे का समान बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। क्या अवास्तविक हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 2 है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। क्या ये सही है कि बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा? क्या जरूरी है कि बच्चा जो विशिष्ट है वो अभिप्रेरित ना हो? ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 देखते क्या है कि शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल आपके बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा विशिष्ट आवश्यकता वाला है, तो आप क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 हम देखते हैं कि इसमें सभी बच्चे के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने का कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो ये भी बात हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा सही होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 3 और 4 हमारे क्या थे, सही थे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया आउट ऑफ द बॉक्स से क्वेश्चन आपको आया है। तो ऑप्शन ए है निम्न स्तर की सोच, मतलब लो लेवल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, या आपका अनम्य सोच, या आपका डी है अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा यही होगा, क्योंकि पूछा है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा। जब लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपसारी सोच के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं हम। अब इसके हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नया है। देखिए होता क्या है यहाँ पर कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में, मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया जाता है। अब प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर से क्या होते हैं, धनी होते हैं। अब सभी को पता है कि उनके बच्चे का जो मानसिक क्षमता होता है वो अच्छा खासा होता है और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं वो। अब यहाँ पर होता क्या है कि वे समान आयु, अनुभव और पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में क्या करते हैं कि उच्च स्तर का प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। भाई जब उनका दिमाग और उनकी जो मेंटलिटी क्षमता है वो अच्छी है तो प्रदर्शन भी अच्छा करेंगे। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि उनके पास अपसारी चिंतन भी होता है। आप सभी को पता है कि वो जो उनकी थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट होती है। अब अपसारी चिंतन वाले जो शिक्षार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं, आप सभी को पता है, संवेदनशील होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने में सक्षम भी होते हैं। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ द बॉक्स का आएगा वो डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है कि शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कि विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध। ऑप्शन बी है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन सी है कि प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन। ऑप्शन डी है कि समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। अब उत्तर देखिए क्या होगा, समावेशी का अर्थ क्या है। अभी हमने आपको बताया कि शिक्षा में समावेश का मतलब क्या होता है, तो आप सभी बताइएगा क्या होगा उत्तर। तो आइए देख लेते हैं समावेश का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता है कि सभी बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो प्रावधान होता है वही हमारा समावेश का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन 19 में है कि पठन वैकल्प मुख्यतः किसमें चुनौती से संबंधित है। तो
पठन वैकल्प आप सभी को पता है क्या सुनने से है, पढ़ने से है, बोलने से है या बोलने व सुनने से है। तो उत्तर आप सभी देख लीजिएगा कि आप सभी को पता है कि ये पढ़ने से होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया के बारे में आपसे पूछा है तो आप हमेशा इसकी इंग्लिश याद रखिएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा की विशेषता पूछा है तो क्या सकारात्मक अधिगम नहीं है, बी है कि सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन नहीं है, सी है कि उपयुक्त समायोजन नहीं है, डी है कि मानकीकृत निर्देश नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा समावेशी शिक्षा होता है उसमें मानकीकृत निर्देश नहीं होता है, क्योंकि मानकीकृत निर्देश हमारा निगेटिव में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को ऑप्शन ए है कि एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, ऑप्शन बी है कि मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, ऑप्शन सी है कि प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी आपका है कि सीखना कि कैसे सीखते को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ आप सभी को पता है कि एक रूपी कठोर पाठ्यचर्या, तो यहाँ पर जो फिक्स्ड, देखिए कहीं भी आपको फिक्स्ड कैरिकुलम दिख जाए मतलब निगेटिव चला जाएगा, कहीं भी आपको मानकीकृत परीक्षण दिख जाए ये निगेटिव चला जाएगा, कहीं भी आपको प्रश्न पूछने हतोत्साहित करना दिख जाए, ठीक है, तो ये भी निगेटिव चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा हमारा, प्रोत्साहित करना हमारा पॉजिटिव जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा था, उत्तर पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन ए है कि जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, ऑप्शन बी है कि प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देश की भूमिका पर जोर देते हैं, ऑप्शन सी है कि सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, ऑप्शन डी है कि पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो देखिए अधिगम के सामाजिक या सांस्कृतिक जो सिद्धांत होते हैं वो करते क्या हैं, तो क्या आपको जानकारी पर स्मरण करना निगेटिव चला जाएगा, जोर नहीं देंगे, निर्देशक की भूमिका पर जोर देना, या फिर सीखने के सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या होगा। निर्देशक करना निगेटिव है, स्मरण करना निगेटिव है, सजा निगेटिव है, बचा हमारा क्या, सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन है कि पियाजे और वागेस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए है कि अनुसरण द्वारा, बी है निष्क्रिय श्रवण द्वारा, सी है कि अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, फिर डी आपका है कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो आप सभी को पता है कि अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी द्वारा ही बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका दिया गया कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। ऑप्शन है क्या भय उत्पन्न करेंगे, क्या तनाव उत्पन्न करेंगे, क्या सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन डी है कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। आप सभी भी अपना उत्तर देते रहिएगा। तो आइए हम समझाते हैं क्या होगा। आप शिक्षक हैं और शिक्षक में अपने विद्यार्थी की समस्या समाधान क्षमता को सुगम बनाना है। तो यहाँ पर होता क्या है कि भय उत्पन्न करना निगेटिव चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि हम इन्हें इसके पहले बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड बता चुके हैं। तनाव हमारा निगेटिव टैग वर्ड होगा, निष्क्रिय हमारा निगेटिव टैग वर्ड होगा। तो ये हमारे तीनों ऐसे गलत हो गए, बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया है कि जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऑप्शन ए है तनाव, बी है शर्म, सी है हीनता, डी है संतुष्टि। तो इसमें से आपको सकारात्मक प्रभाव कौन सा दिख रहा है। तो क्या टेंशन आपको सकारात्मक दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। सेम आपको सकारात्मक दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको हीनता सकारात्मक दिख रहा है, नहीं। संतुष्टि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा क्या दिख रहा है, हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया है कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। तो क्या आप उसे हतोत्साहित करेंगे, नहीं। खारिज करेंगे, नहीं। दंडित करेंगे, नहीं, क्योंकि ये सारे निगेटिव हैं। सुसाधित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया आपसे कि विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है कि अर्थ बनाने की प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाएंगे। तो आइए हम इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कि बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कि निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा भौतिक पुरस्कार देकर, ऑप्शन डी हो जाएगा खोज व अन्वेषण द्वारा।
और देखिए जिन बच्चों को निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पता होगा वो इसका उत्तर दे देंगे आराम से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। बारंबार अभ्यास पर जोर देना हमारा गलत हो जाएगा, निष्क्रिय अनुकरण हमारा निगेटिव जाएगा, पुरस्कार देना निगेटिव जाएगा, बाकी खोज व अन्वेषण हमारा पॉजिटिव जाएगा, तो उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा गया कि समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक अवबद्धता, ऑप्शन बी है कि पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, ऑप्शन सी है कि स्वानुभाविक, ऑप्शन डी है कि कलन विधि। तो आप सभी को पता है कि जो प्रभावशाली रणनीति नहीं होगी वो प्रक्रियात्मक आबद्धता नहीं होगी, फंक्शनल फिक्सडनेस। देखिए यहाँ पर फिक्सडनेस दे दिया, तो हम आपको बताएं जहाँ पर फिक्स दे दिया मतलब वो हमारा निगेटिव जाएगा। तो क्वेश्चन निगेटिव पूछा, उत्तर भी हमारा निगेटिव ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने ऑप्शन ए है कि निष्क्रिय रूप से होता है, ऑप्शन बी है कि का स्वरूप सामाजिक होता है, ऑप्शन सी है कि पाठ्यपुस्तक केंद्र होता है, ऑप्शन डी है कि परीक्षा केंद्रित होता है। तो देखिए सीखना क्या होता है, निष्क्रिय रूप से होता है, निगेटिव हो गया। का स्वरूप सामाजिक होता है, ठीक है हो सकता है। आगे देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक केंद्रित होगा, बिल्कुल नहीं। परीक्षा केंद्रित होगा, बिल्कुल नहीं। तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित निगेटिव होगा, परीक्षा केंद्रित निगेटिव होगा, निष्क्रिय निगेटिव होगा। पॉजिटिव हमारा बचा है एक, ऑप्शन नंबर बी, तो इसको हम सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉजिटिव पूछा था, तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। विफलता का मतलब बच्चा फेल हो गया है, फेल्योर है, ठीक है। तो क्या व्यक्तिगत पाठ्यचर्या होगा, ऑप्शन बी है कि संदर्भित पाठ्यचर्या होगा, ऑप्शन सी है कि सक्रिय पाठ्यचर्या होगा, ऑप्शन डी की पाठ्यचर्या का मानकीकरण होगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चा अगर फेल होता है तो क्या जिम्मेदार होगा, क्या उसका खुद का व्यक्तिगत पाठ्यचर्या होगा, बिल्कुल नहीं, निगेटिव जाएगा ये। संदर्भित पाठ्यचर्या होगा, नहीं। बच्चा अगर सक्रिय है तब फेल हो रहा है, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे का स्टैंडर्डाइजेशन और कैरिकुलम होगा इसका यही जिम्मेदार होगा, ठीक है। पाठ्यचर्या का जो मानकीकरण होगा यही इसका क्या होगा, जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नहीं, छोड़िए इसको, आप बस उतना कर लीजिएगा, बस उतना ही दिया है, सही है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन हमने दे दिया है। बाकी के जो भी क्वेश्चन है, अगर आपके जो एसएसटी है, एसएसटी की वीडियो कल आएगी। जो बच्चे अगर नए हैं, चैनल पर जुड़े हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है सीटेट दिसंबर 2024 के नाम से, आप सभी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ कम से कम हमने 34 से 35 वीडियो सीडीपी की डाल दी है, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और बाकी जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने कल मैराथन दिया था 60 क्वेश्चन का, और बाकी कल हम उनको फिर से एक मैराथन, बहुत बड़ा मैराथन लाने वाले हैं। तो कल आप सभी तैयार हो जाएगा। और जो आज की मैराथन थी प्लीज़ आप सभी तक शेयर कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सभी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।